हेलो माय वेरी डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आप लोगों के आज के दैट इज जून 25 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के एमसीक्यूज के आंसर। एमसीक्यूज होने के बाद थोड़ा पेपर पे भी बात कर लूंगी। ओवरऑल पेपर अगर मैं बात करूँ आपके एमसीक्यू को लेके तो एमसीक्यू सॉल्वेबल थे। इसमें से काफी हद तक आपके एमसीक्यू बैंक से भी आए हुए थे और काफी चीजें कुछ ऐसे क्लियर कट भी मेंशन थी। अगर आपकी थ्योरी पे अच्छी ग्रिप होती है तो वो वाले एमसीक्यूज भी आपको बन जाते। पेपर के रिव्यू पे आऊंगी एमसीक्यूज होने के बाद, तो आप लोग फटाफट से आप लोगों के चेक करेंगे एमसीक्यूज और एमसीक्यूज चेक होने के बाद ध्यान से आप लोग उसका आंसर जितना भी आपको स्कोर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जिन लोगों को अभी चेक नहीं करना है, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये आंसर्स तब चेक करेंगे जब आपके पूरे सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। सो लेट अस कम टू द आंसर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसिस्टमैटिक रिस्क, तो उसके अंदर ये तीनों तो आप लोगों की सिस्टमैटिक, यहाँ पे ये सब अनसिस्टमैटिक में आ जाते हैं। सिर्फ मार्केट रिस्क होता है जो आप लोगों का सिस्टमैटिक रिस्क है, और यहाँ पे आपसे पूछा था नॉट एन अनसिस्टमैटिक रिस्क, इसके लिए आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आप लोगों की थ्योरी चैप्टर नंबर 1 से जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वाली थ्योरी क्लिक हुई रहती तो आपका ये आंसर क्लियर कट आ जाता। दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल्स, जिसका आंसर आएगा आप लोगों का डेरिवेटिव्स। इसका आंसर आना चाहिए 2 का ए। फिर अगर हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, तो बहुत ही आसान कैपिटल बजटिंग का पैसा वसूल था ये क्वेश्चन। पे बैक रेसिप्रोकल निकालना था। पे बैक रेसिप्रोकल हम कैसे निकालते हैं? पे बैक रेसिप्रोकल हम यहाँ पे आप लोगों का CFAT लिखते हैं और उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। अगर परसेंटेजेस में दिया रहता है तो हम कर लेते हैं 100। सो ये आप लोगों का CFAT है 12, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 60, इंटू कर लोगे 100, तो ये आपका आ जाएगा 20% का, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए। फिर हम बात करेंगे विच इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल पेपर। ये आप एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे आप जा सकते थे। यू कुड हैव गॉन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब जो चीजें आपको सही नहीं लगती है उन चीजों को आप यहाँ से हटा, जो चीजें आपको सही नहीं लगती है उन चीजों को आप यहाँ से हटा सकते हो। इशूड बाय इंडिविजुअल्स, एक्चुअली वो ज्यादा करके कंपनीज वगैरह इशू करते हैं। इट इज अनसिक्योर्ड, यस। इट इज शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, ये भी सही है। बैक्ड बाय कोलैटरल, नो। और ये 5 ईयर से ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म वाला पीरियड का होता है, तो 4th का करेक्ट आंसर आएगा बी। आपको पूछा आता है कैरेक्टरिस्टिक। 5th का ये बहुत ही सिंपल, हम लोग ये वर्किंग कैपिटल के सेकेंड थर्ड डे पढ़ लेते, सेकेंड डे ही पढ़ लेते। इनफैक्ट ये वो क्वेश्चन है, आपको कैश कन्वर्जन साइकिल देख के डरने का नहीं, नेट ऑपरेटिंग साइकिल का डे निकालना था। कैसे निकालते हैं आप लोग? इन्वेंटरी का पीरियड, डेटर का पीरियड यानी रिसीवेबल का पीरियड, और अगर कोई पेएबल का पीरियड उसको माइनस कर देते हो। तो आप क्या कर लोगे यहाँ पे 40 + 30 - 20, 70 - 20, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 50 डेज का। इजी। अभी तक हमने जितने भी एमसीक्यूज कर लिए हैं, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई एमसीक्यू ऐसा था जहां पे आप अटकने चाहिए थे। और इस बारी का बेस्ट पार्ट था, एमसीक्यूज का बेस्ट पार्ट था कि प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल और आसान थे, लेंदी भी नहीं थे। तो एमसीक्यू में तो आप लोगों को मार्क्स मिलने ही चाहिए थे। और आपने अगर मेरे साथ एफएम में एमसीक्यू मेला किया था या आप लोगों ने खुद से पढ़ लिया था एमसीक्यू बैंक, तो भी आप लोगों को कम से कम 5-6 एमसीक्यू तो मुझे वहां से अब भी क्लियर कट से याद आ रहे हैं। अगर हम एक्चुअली एनालिसिस करने जाए तो शायद ज्यादा भी मिल सकते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को फाइनेंशियल लेवरेज निकाल के देना है। छोटा सा लेवरेज का क्वेश्चन टाइप से जिसको आप सॉल्व करेंगे। मेन बुक में ऐसे क्वेश्चन कई बार कर चुके थे। सेलिंग प्राइस 2 रुपए की दी है और यूनिट्स है 1 लाख, तो आप सेल्स निकाल लोगे 1 लाख यूनिट्स इंटू 2, तो वो आ जाएगा बेटा आपका 2 लाख। इसमें से आप क्या हटाओगे? वेरिएबल कॉस्ट जो है आप लोगों का 35%, तो डायरेक्टली आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर रही हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन, 2 लाख में से 35% हटा के, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 1,30,000। कॉन्ट्रीब्यूशन से हम लोग हटाएंगे फिर फिक्स्ड कॉस्ट जो आप लोगों को गिवन है 1 लाख रुपीज का, ये रहा। तो आप लोगों को EBIT आ जाएगा 30,000 का। अभी CBIT में से हमको क्या हटाना पड़ता है बेटा? इंटरेस्ट हटाना पड़ता है। 26,000 की इंटरेस्ट है 14% से, तो आपका इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा 3640। इसको माइनस करोगे अगर आप 30,000 से, तो आपका EBT आ जाएगा 26,360। तो यही आपका फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है, EBIT अपॉन
EBT मतलब ये हो जाएगा आपका 30,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 26,360। तो आप लोगों का आंसर आ रहा है 1.1380। अब आपको नियरेस्ट राउंड ऑफ करना था। हाई चांस है कि आप लोग डिसलेक्सिया किए होंगे, जो मैं इतने बार कहती हूँ ऑप्शंस देख के किया करो, क्योंकि 1 देखा, डेसिमल देखा, फिर से आप लोगों ने 3 देखा, बेटा 1.138 है, तो 138 राउंड ऑफ करके क्या हो जाता है 1.14। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए था सी। ये गलती शायद किसी ने की होगी, शायद में। फिर अगर हम आएंगे 7 पे, तो आप लोगों को प्राइस पर शेयर निकालना है एज पर गॉर्डन्स मॉडल। क्या फॉर्मूला होता है, D1 अपॉन के माइनस जी। करेक्ट है। अब क्या क्या डेटा दिया है देखो, ईपीएस दे दिया है 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है आप लोगों को 16, 10% नहीं 10 रुपीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है आप लोगों को 16% का। करेक्ट है। उसके बाद आप लोगों को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर दे दिया 20, रिटेंशन रेशियो दे दिया 40%। इसका मतलब आप लोगों को ग्रोथ भी निकालना है, तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू आर। करेक्ट है। बी यानी रिटेंशन रेशियो आपका 40% का है और ये आपका 20 का है, तो 20 इंटू 0.4 अगर आप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रोथ 8% का। अब दो चीजें हो सकती है बेटा, या तो आप ये ईपीएस को ईपीएस 0 मानो या तो इसको 1 मानो। अगर ये ईपीएस है आपका 10 का, पे आउट रेशियो 60% है, रिटेंशन से ऑपोजिट, तो आप डिविडेंड कितने का दे दोगे, 6 रुपए का डिविडेंड दे दोगे। करेक्ट है। डिवाइडेड बाय के कितना है 16 और आपका ग्रोथ कितना है 8, तो आपका 6 डिवाइडेड बाय 8% आंसर इधर आ रहा है ₹75, जो हमारे ऑप्शन में है। अगर आप लोग 6 रुपए में पहले ग्रोथ ऐड करना चाहते हो सकता है ना आप इसको ईपीएस 0 मान रहे हो, तो कंफ्यूजन तो आया ही होगा एग्जाम में। मान लो ये 6.48 है, डिवाइडेड से 16 माइनस 8 डिवाइड कर लोगे आप 8% से, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 81। ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हम किससे जाएंगे, हम जाएंगे 75 रुपीज के ऑप्शन से, राइट। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। जय एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स अ परपेचुअल सम। सबसे इजी होता है एन्युटी के अंदर, परपेचुअल आप लोगों को पूछ लिया है। अगर आप लोगों का 15% है इंटरेस्ट, तो ए अपॉन आई इसका फॉर्मूला होता है। सम कितना है 10,000, डिवाइड किससे करोगे 15% या 0.15, तो ये आपका कितना आ जाएगा 66,666.666। अगर आप देखोगे 70s का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, यहां भी ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना, 676 दिया है, हमको 666 चाहिए, यानी 667 मैक्स टू मैक्स। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, राउंड ऑफ करके, सो डियर स्टूडेंट्स द राउंड ऑफ करके हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे 9th पे। P Limited has earned 9% return on total asset of 50 लाख। ये तो ये भी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ पर किया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने एमसीक्यू बैंक के अंदर किया हुआ है, एमसीक्यू मेला में मैंने आपको करवाया था ये। अब आप लोगों के टोटल एसेट कितने हैं बेटा, यहाँ पे 50 लाख है, रिटर्न कितना है इसका 9% है, तो आप लोगों का रिटर्न हो जाएगा 50 लाख का 9%, 9%, 50 लाख का 9%, तो ये आ जाएगा 4,50,000। नेट प्रॉफिट रेशियो 5% है, सेल्स निकालना है, तो दिस इज नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट। इसी को आप किससे डिवाइड करते हो, 5% से, तो आपको टोटल सेल्स आ जाएगा 90 लाख का। अब आपको थ्योरी क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन अगेन अगर आपकी थ्योरी पे ग्रिप होगी तो क्लिक होगा। एमएम मॉडल क्या आर्ग्यू करता है, ये तो आप बिल्डिंग ब्लॉक के नॉलेज से या चैप्टर के नॉलेज से भी निकाल सकते हो। द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन अर्निंग पावर एंड नॉट हाउ दी अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए ये कौन सी थ्योरी में जाता है, इररिलेवेंट थ्योरी के अंदर चला जाता है, राइट। ऑल द इन्वेस्टर्स बाय शेयर टू गेन कैपिटल गेन ओनली, नहीं। डिविडेंड्स पेएबल ओनली आफ्टर डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, नो। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स ओनली स्मॉल फ्रैक्शन, ना। द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नथिंग बट फायदा उठाना, जिसको हम लेवरेज भी कहते हैं, विच कैन बी एंजॉयड। आप फायदा कब उठा सकते हो, जब आप ज्यादा कमा रहे हो एज कंपेयर टू योर कॉस्ट। करेक्ट है। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लेस देन द रेट ऑफ रिटर्न। आपकी रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू योर कॉस्ट, दैट इज योर ऑप्शन सी। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है रिटर्न से, मतलब खर्चा ज्यादा है, नो। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम है, नो। आपको बेनिफिट चाहिए, फायदा चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। फिर हम आएंगे 12 पे। Which of the following does not help to increase the current ratio? करंट रेशियो नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, मतलब पैसा आ रहा है और उससे आप स्टॉक खरीद रहे हो, तो आपका
करंट एसेट बढ़ गया, इसका मतलब आप लोगों का करंट रेशियो भी बढ़ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे आपके ऑप्शन बी पे, जहां पे लिखा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू पे क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी कम, इसका मतलब करंट रेशियो फिर से बढ़ गया। फिर से पे क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी कम, तो करंट रेशियो आपका फिर से बढ़ गया। अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन, बैंक ओवरड्राफ्ट अवेल कर रहे हो आप मशीन खरीदने के लिए, इससे आपका करंट रेशियो इंक्रीज नहीं होगा, तो दैट इज योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगेन हम सिमिलर टाइप का कर चुके थे एमसीक्यू बैंक के अंदर। अब आपका क्वेश्चन डी ए से आ रहा है, तो निकिता मैम से मैंने आपका ये आंसर्स मार्क करा के रखे हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज री-इन्फोर्समेंट लर्निंग, एंड शी सेज ये मॉड्यूल में भी आपको एज इट इज कंटेंट के अंदर देखने मिलेगा। हो सकता है किसी ने इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक डीपी किया होगा, बट ये इज द प्रिसाइज आंसर। मॉड्यूल रेफर करेंगे आप, मॉड्यूल के अंदर ये आपको देखने मिलेगा इसके पैराग्राफ में। फिर उसके बाद हम आएंगे 14th में, डैश इज एनी प्रोसीजर दैट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू अ मीनिंग, इसका आंसर आएगा आप लोगों का डेटा सॉर्टिंग। ये आंसर्स मैं निकिता मैम से आप लोगों के लिए लेकर आई हुई हूँ, मैंने मार्क करा दिए हैं। उसके बाद द लास्ट इज ऑल्सो अ डीए का क्वेश्चन, जिसका आंसर है KNN एल्गोरिदम। और यहाँ पे आप लोगों के क्या खत्म होते हैं, आप लोगों के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। जरूर चैट बॉक्स में बता देना आप लोगों के एमसीक्यूज का स्कोर क्या आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं बेयर मिनिमम, ये क्वेश्चन आसान था, सॉल्वेबल था आप लोगों के लिए, ये सॉल्वेबल था, पढ़ा हुआ था। तीसरा भी था, चौथा भी था, अगर आपने कमर्शियल पेपर किया होगा तो चलो मैं इसको ऑप्शन में रखती हूँ। फिफ्थ भी सॉल्वेबल था, सिक्स तो बहुत आसान था, सेवेंथ आसान था, एट्थ आसान था, नाइन्थ वो सॉल्वेबल, 10th वो सॉल्वेबल, 11th आपको डिपेंड्स अगर क्लिक हुआ होगा कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है, 12th वो सॉल्वेबल। मतलब 12 में से एफएम के एक या दो क्वेश्चन छोड़ो तो 10 एमसीक्यू तो बेयर मिनिमम आपके बहुत अच्छे से जाने चाहिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के जो डीए के आए हैं वो उसमें से भी कम से कम, चलो 13th वाला गलत दिया होगा, 14, 15 तो बहुत आसान थे, तो 15 में से आप मान सकते हो 12 एमसीक्यू आप लोगों की करेक्ट अंदाजे से आ सकते हैं। अब आप लोग देखें, मेरे अंदाजे से आप लोगों के 10 से 12 के बीच में करेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोगों को क्या है। अब मैं अगर बात करूं आपके पेपर रिव्यू की, कि तो पेपर कैसा था, हाउ वाज योर पेपर। जो लोग थ्योरी कर गए थे, दोज हु हैड डन द थ्योरी, आप लोगों के लिए पेपर काफी हद तक मॉडरेट और इजी के बीच में आया होगा ये पेपर। उसका रीजन है क्योंकि आपने थ्योरी कर ली थी, इसका मतलब आप 2A सॉल्व कर पाओगे। ये तो वो क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर में भी डाला था, और जो मैंने आपको एंड में निकाल के दिए थे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उसके अंदर भी था क्वेश्चन, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए एक आसान क्वेश्चन में आता था, और इसका जो आप लोगों का डी वाला पार्ट था डीए का, वो भी एक आसान क्वेश्चन था, ऐसे मुझे पता चला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो लोग थ्योरी ऑप्ट किए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए सॉल्वेबल था। उसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑप्ट कर पाए होंगे। मतलब एफएम्स और डीए से आप लोगों को दो, जो 5 अटेम्प्ट करने होते हैं उसमें से 2 तो आपके 2 and 8 हो जाते हैं, थ्योरी के हो जाते हैं, करेक्ट है। जो लोग थ्योरी नहीं करके गए थे, जो लोग प्रैक्टिकल पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, कंप्लीटली प्रैक्टिकल पे डिपेंडेंट थे, उन लोगों के लिए पेपर या तो लेंदी आया होगा या थोड़ा सा मॉडरेट से ज्यादा ओके लेवल पे चला गया। डिफिकल्ट बोलने जैसा फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पेपर के अंदर नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 तो सॉल्वेबल था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हम लोगों ने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, ये आप लोगों को जो पूछा हुआ क्वेश्चन है रेशियो का, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। इनफैक्ट रेशियो के तो कई ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते थे, उस मुकाबले काफी आसान आया हुआ है। अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही निकालना था, पूरा कैश फ्लो भी सॉल्व नहीं करना था, तो ये आसान था। तो थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैथ्स भी लगाना था एफएम के साथ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आसान होता है, बट यहाँ पे आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक करने बोलिए, मतलब चेंज दे दिया, रिवर्स जाके आपको कैलकुलेट करने का था यहाँ पर। तो ये आप लोग, अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है या रिवर्स नहीं जाना, तो शायद आपने ऑप्ट नहीं किया होगा। और जो लोग 4th पे बहुत रिलाई कर गए थे ऑप्शन में, उनका थोड़ा धक्का लग गया होगा पेपर के अंदर। 4B कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आसान था, सिर्फ और सिर्फ ये एक्स डिविडेंड, ये वर्ड्स की वजह से
आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में हिचकिचाहट आई होगी। मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन बना के दूंगी डिटेल में, डोंट वरी। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, कैपिटल बजटिंग का। ये जो पहला पेपर तो काफी 5 है, आसान था, जिसके अंदर आपको सबके कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग फैक्टर सब दे दिया था। 5 भी यस लेंदी था, सॉल्वेबल था, किए हमने ऐसे क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स ये एक लेंदी कैटेगरी में जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोगों ने ऐसे सेम क्वेश्चंस किए बेटा। आइटम्स देखो यहाँ पे, एक एक आइटम हम लोगों ने इसमें से सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए कुछ भी यहाँ डिफिकल्ट नहीं है। बी भी हम लोगों ने काफी सेम टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं अपने स्टडी मटेरियल के अंदर, तो इट्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 है गॉर्डन का, काफी आसान क्वेश्चन आ गया था ये। और 7 भी तो बेटा लेवरेज का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्यों ही छोड़कर आना है। तो अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो आप लोगों के लिए, अगर मैं बताऊँ थ्योरी वाले लोग भी अगर इंक्लूड कर लूँ तो 2 भी सॉल्वेबल था, 3 वाज प्रीटी सॉल्वेबल, 4 में थोड़ा सा ट्रिकी की वजह से अलग से रख देती हूँ। फिर आप लोगों ने 5 अगर कैम्ब्रिज का नहीं भी किया है तो 6 भी सॉल्वेबल था, 7 भी सॉल्वेबल था, 8 भी सॉल्वेबल था। ये तो आपने बेयर मिनिमम सॉल्व करने जैसे थे। 4 और 5 ये डिपेंड करता है आप लोगों के पर्सनल चॉइस पे, आप ऑप्ट कर पाए या नहीं कर पाए। तो ओवरऑल पेपर वॉज सॉल्वेबल, मॉडरेट लेवल पे हम इसको स्केल कर सकते हैं। एंड अब आप लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। कॉस्टिंग जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, कॉस्टिंग का मेरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन होने वाला है। जैसे मैंने एफएम का आप लोगों के लिए सेशन लिया था जिससे काफी हेल्प हुई है, स्टूडेंट्स ने बताया, उसी तरीके से हम कॉस्टिंग का सेशन लेंगे और आप लोगों के लिए एमए का भी लेकर आऊंगी। एंड हम सारे सब्जेक्ट के आंसर की हमारे चैनल पे डाल रहे हैं। सो मेक श्योर यार आप लोगों को ये एमसीक्यू सीरीज हेल्प कर रही है अपने आंसर्स देखने में, तो एक लाइक का बटन आप जरूर दबा सकते हो। कमेंट में आपके कितने स्कोर कर रहे हो वो भी बता सकते हो, और आप लोग एमए में मेरे से और क्या चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। लॉट्स ऑफ लव एवरीवन, कीप स्टडीइंग। एंड बाकी सब्जेक्ट के भी स्ट्रैटेजीज हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जैसे जैसे पेपर अप्रोच कर रहे हैं। कॉस्टिंग का भी मैंने कर रखा है, वो भी देखना, एमसीक्यूज भी चेक करना। एंड कीप स्टडीइंग, बाय बाय।